नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई सेना में नई अग्निपथ भर्ती स्कीम पर मचे देशव्यापी विरोध को लेकर। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौजूदा मोदी सरकार वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन सिविल लॉ जैसे तमाम राष्ट्रीय एकाकार करने वाले स्लोगन देने का काम करती है और उस आधार पर देश को एक नई रिजीम देना चाहती है, ऐसे में देश की तीनों सेनाओं में भर्ती की जाने वाली नई अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरीके से समूचे देश के नौजवानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग तरीके की नियुक्ति नीतियां हैं, कार्मिक नीतियां हैं, रोजगार नीतियां हैं, तो फिर ये नया केवल 4 सालों की जवानों की भर्ती करने वाला यह नया रोजगार कार्यक्रम किस तरीके से मोदी सरकार के फैसले को सही ठहराता है। दोस्तों, करीब 10 दिन पूर्व घोषित इस अग्निपथ स्कीम को लेकर पहले दिन तो बड़ा ही एक टोकन विरोध हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर में कि जब वहां पर चक्कर मैदान में जहां पर की आर्मी के जवानों की नियुक्ति की जाती है, वहां कुछ 50-100 की संख्या में नौजवान इस स्कीम का विरोध करते नजर आए। पर उसके अगले ही दिन न केवल समूचे बिहार में बल्कि देश के और अन्य जगहों पर भी इसके खिलाफ में विरोध आने शुरू हो गए। दोस्तों, ये कहीं न कहीं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ये उपजा विरोध यह अपने आप में कोई अचानक नहीं उभरा है। इस विरोध के पीछे छिपा असंतोष कई सालों से हमारे नौजवानों के दिल के अंदर था और वह स्कीम की घोषणा होते ही वह एक तरह से नए सिरे से मुखर हो गया। उसने एक नया अपना एक तरह से निकास द्वार पा लिया, एक आउटलेट पा लिया और पूरे देश में ये एक तरह से असंतोष मचा। सरकार ने इस असंतोष के प्रत्युत्तर में 21 साल की समय सीमा को बढ़ाकर इस साल की नियुक्ति के लिए 23 साल कर दिया, लेकिन बाकी 3 सालों के लिए नियुक्ति की जो उम्र सीमा थी वह केवल 21 ही रखी गई। और इस स्कीम के बारे में बता दें कि 4 साल की टोटल मियाद वाली इस स्कीम में केवल 4 साल के बाद 25% अग्निवीर ही दोबारा सेना में नियुक्त हो पाएंगे और बाकी को उनके 30 से लेकर के 40-45 हजार मासिक वेतन और उसके बाद 4 साल के बाद करीब एक मुश्त 8 या 10 लाख रुपए के साथ इनको कुल 12 या 13 लाख की प्राप्ति होगी। ठीक है कि बेरोजगारी के दौर में कुछ भी अगर प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति उसे जो है पाने की फिराक में रहता है, लेकिन जब आप देश के समूचे निजाम पर एक नजर डालते हैं, जब आप देश में सार्वजनिक सेवाओं के अलग अलग क्षेत्रों में जो रोजगार की स्थिति है और जो नई नियुक्ति होती है, जब आप उस पर नजर डालते हैं तो हमें लगता है कि यह सरकार पैकेज में अपना कदम उठा रही है, पैकेज में नीतियां बनाती है, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है। पहले भी आर्मी में जवानों को अल्पकालीन तरीके से लिया जाता था। बताया जाता है कि 77-78 के पहले केवल 7 साल की नौकरी होती थी आर्मी के जवान की, जिसे बढ़ाकर बाद में 17 साल कर दिया गया। और इस बार चूंकि देश के सेना में जवानों की कमी है और पिछले 3 साल से नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं और देश को अलग अलग युद्ध के मोर्चे पर हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्या पाकिस्तान हो, क्या चीन हो, या तमाम सीमाओं पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से सेना का किया जाने वाला प्रदर्शन हो, देश में जवानों की संख्या घट रही है और वैसे भी अलग अलग युद्धों में अलग अलग मौके पर हमारे जवान शहीद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब देश की सेना को जवानों की कमी खली तो देश की अर्थव्यवस्था का रोना लेकर या देश में सेना में हो रही फिजूल खर्ची का हवाला लेकर भारत सरकार ने अपने वित्तीय बोझ को हल्का करने के लिए जो ये 4 साला स्कीम लाई, उससे देश के नौनिहालों को
देश के उन नौजवानों को जिनके सामने पूरा जीवन पड़ा है, जिन्हें अपना करियर बनाना है, नौकरी और रोजगार के अवसर खोजने हैं, उन्हें बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। दोस्तों, ये कहना होगा कि भारत सरकार में जितने महकमे में जितने लोग काम करते हैं, सब लोग 58 से 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। उन्हें पूरी पगार दी जाती है और नए श्रम कानूनों के तहत न जाने कितनी तरह की सुरक्षा दी जाती है, और सरकार में यह माना जाता है कि नौकरियों की हर तरह से सुरक्षा होती है। तो वह जब कल्चर हमारे देश में बन चुका है, तो आने वाले नौजवानों को भी कहीं ना कहीं मन में ये आस लगी होती है, उनके मन में ये सपने पल रहे होते हैं कि जब भी उन्हें भी रोजगार का मौका मिले तो सरकार में मिले, और सरकार में जब रोजगार का मौका मिले तो अन्य लोगों को मिल रही सेवा शर्तों के मुताबिक उन्हें भी रोजगार मिले। ऐसे में अग्निवीर स्कीम की यह नई योजना उन लाखों नौजवानों को, लाखों बेरोजगारों में एक बहुत बड़ी निराशा का संदेश लेकर के आई है। सरकार के तरफ से चाहे जितने भी एक तरह से मैसेज दिए जा रहे हों, जितने भी क्राइसिस मैनेज किए जा रहे हों, और तमाम तरह के आश्वासन दिए जा रहे हों कि आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, आप 4 साल के बाद जब इससे सेवानिवृत्त होंगे अग्निवीर के बतौर, तो आपको अलग अलग सेवाओं में कई तरीके की अवसरों में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, हम बता दें कि सेना के जो जवान जब वो रिटायर होते हैं तो उनके लिए भी अलग अलग बैंकों में, अलग अलग सुरक्षा सेवाओं में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होता है। कई लोग उसमें नौकरी पा जाते हैं और कई लोग नौकरी नहीं पा पाते हैं। तो ऐसे में ये 4 साल के बाद वह नौजवान जिसकी उम्र 25 से 27 साल होगी, उसके आगे कौन सा भविष्य दिखाई देगा? वह युद्ध कर्म की सारी क्रिया में निपुण होने के बाद क्या उसको बेरोजगार रहना और अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी करना, रोजगार करना, क्या उसे सूट करेगा? क्या उसके मनोवृत्ति और प्रवृत्ति के साथ न्याय करेगा? जब वो युद्ध कौशल के तमाम कलाओं से निपुण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका एक ऐसा माइंडसेट बनेगा जिसमें उसे अन्य रोजगार करने में मन नहीं लगेगा। कई बार वो अपनी राह से भटक भी सकता है। कई बार ये 2 एजेड शार्प वेपन दूसरे एज को भी वर्ण कर सकता है, और वो गैर सामाजिक गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में भी भगवान न करे शरीक होने की संभावना भी उसमें हो सकती है। ऐसे में भारत सरकार को जहां 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 सिविल लॉ की जहां बात की जाती हो, वहां पर 1 नेशन 1 एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लेने की एक तरह से पहल करनी चाहिए थी। 1 नेशन 1 लेबर पॉलिसी की बात करनी चाहिए थी। अगर आपको ये लगता है कि भारत में डिफेंस में करीब 5 लाख करोड़ का जो एलोकेशन होता है, उसका करीब 40% हिस्सा केवल वेतन में और पेंशन में चला जाता है। बताया जाता है कि 25% हिस्सा तो केवल पेंशन में चला जाता है, करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए। तो हमने सरकारी क्षेत्र में ऐसी पेंशन की नीति ही बनाई है। और सबसे पहली बात कि सेना की बात क्यों करते हैं हम? आप तमाम उन महकमों की बात करें, उनकी उत्पादकता की ऑडिट करें, उनके औचित्य को जाने, तो पता चलेगा कि कई लोग अर्न इनकम, अनौपार्जित आय प्राप्त करते हैं, जिनमें सरकारी महकमों में जिनकी उत्पादकता नहीं होती, वो उठल्लू के तरह अपनी सेवा देते हैं और जनता की पूरी सेवा नहीं करते। यही वजह है कि सरकारी नौकरी को छोड़कर कोई भी अन्य नौकरियों में नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ काम कम या दाम ज्यादा है, या काम कम और दाम मुनासिब है। तो ऐसे में भारत सरकार जो अपने तमाम उनके जो सेवा में लगे हुए लोग हैं या उनके सेवानिवृत्त लोग हैं, उनके लिए आप एक नई पॉलिसी लेकर के आते, उनके लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और उनके प्रोविडेंट फंड के आधार पर उनकी पेंशन की नीति को एक तरह से तब्दील करते, तब आप जो है नए नौजवानों को, नए बेरोजगारों को इस तरीके की स्कीम इंट्रोड्यूस करते। तब उन्हें लगता कि जब देश के अन्य सेवाकर्मी या पुराने सेवाकर्मी जब उन्हीं सेवा शर्तों पर काम कर रहे हैं, तो हमें भी काम करने में कोई गुरेज नहीं। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था में नई आर्थिक नीति के बाद जो एक रिजीम बनी कि हर सेक्टर को एक बराबर अवसर मिलेगा, एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो ऐसे में गवर्नमेंट में और आर्मी में एक नई तरीके की स्कीम लेकर के आना, जिसमें केवल 4 साल की नौकरियों का अवसर मिलता हो, जहां सेना को लेकर के और सेना की सांगठनिक संरचना को लेकर के कई तरह के मन में संदेह उत्पन्न होते हों,
जहां देश में सेना के वर्तमान और भावी स्वरूप को लेकर के कई तरीके की आशंकाएं उत्पन्न होती हों, तो ऐसे में सरकार की यह स्कीम कई तरीके के सवालों को पैदा कर रही है और यह इस बात को दर्शा रही है कि सेना के साथ यह सरकार जो एक तरफ राष्ट्रवाद का परचम लहराती है, तो दूसरी तरफ अपने कदमों से और अपने पहल के जरिए कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार कर रही होती है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो एनडीए के जरिए जो ऑफिसर से अपॉइंट होते हैं सेना के जरिए, सेना में अलग अलग तीनों सेनाओं में, तो उनके तो सारे वेतन और सारे सेवा शर्तें तो बेहतर होती हैं। वो करीब 58 और 60 साल की नौकरी भी करते हैं और कुल मिलाकर के सेवा के एलीट तबके को वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम अन्य सेवा कर्मियों से उनकी जब तुलना करते हैं, यहाँ तक कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से भी, तो हम ये पाते हैं कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो जनरल होते हैं उनकी तनख्वाह उन प्रोफेसरों से, यूजीसी स्केल पाने वाले प्रोफेसरों से भी कम होती है। और हमारे देश में आईएएस लॉबी का वर्चस्व आज भी बदस्तूर कायम है। इस नई आर्थिक नीति में यहाँ गवर्नमेंट की जब सारी साइजें, मिनिमम गवर्नेंस की बात हो रही है, मिनिमम गवर्नमेंट की बात हो रही है, ऐसे में आईएएस के वर्चस्व में कोई कमी नहीं आई है। वो आईएएस जिसकी पूरी कार्य संरचना ब्रिटिश पीरियड की, ब्रिटिश के इंपीरियलिज्म के पीरियड की बनी हुई है, हमारी लोकतांत्रिक सरकारों ने भी उस रिजीम को हूबहू अपनाया हुआ है और अपने शासन का एजेंट मानने में उन्हें कोई भी शक नहीं होता, कोई संशय नहीं होता और वो बड़े आराम से उस आईएएस लॉबी पर हमारी लोकतांत्रिक सरकारें विश्वास करती हैं। उन्हें शासन और प्रशासन के तमाम पदों पर उन्हें नियुक्त करती हैं। उन्हें यह लगता है कि हमारा यही भरोसेमंद व्यक्ति हो सकता है। यहां तक कि पॉलिटिकल कैबिनेट में भी आज की लोकतांत्रिक सरकारें उन आईएएस को स्थान देती हैं। आज भी इस मोदी मंत्रिमंडल में कम से कम 3 से 4 आईएएस हैं जिनके पास बड़े ही की मिनिस्ट्री दिए हुए हैं और एक नहीं, एक मंत्री के पास 3-3, 4-4 कैबिनेट मंत्रालय दिया हुआ है। तो ऐसे में सेना के साथ जो आने वाला, जो हमारा सेना का जो सांगठनिक संरचना होगी, वो एक नई अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम के जरिए किस तरीके का रूप लेगी, किस तरीके का शक्ल अख्तियार करेगी, इसे लेकर के संदेह होना स्वाभाविक है। और हमारे उन लाखों नौजवानों में जिन्होंने सपने संजोए हुए हैं कि हम अपना नया करियर बनाएंगे, हम अपना नया भविष्य संवारेंगे और देश के लिए अपने जान न्यौछावर करेंगे, उन्हें जब 4 साल का पद का जब मियाद दिखाई देता है तो उन्हें लगता है कि हम तो वैसे भी, हमारे जवान 4 साल के भीतर जो शहीद होते हैं उनके कार्य की सीमा 4 साल और 5 साल के भीतर ही होती है। तो लगता है कि इन अग्निवीरों की नियुक्ति इसलिए की जा रही है कि वो 4 साल में आए, नौकरी ज्वाइन करें, ट्रेनिंग लें, लड़ें और शहीद हो जाए और 12, 13, 14, 15 लाख में सरकार उन्हें पैसे दे करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएगी। मौजूदा स्थिति में जवान जब शहीद होता है तो भारत सरकार को करीब करीब 50 लाख रुपए प्रति शहीद सैनिक पर व्यय करना पड़ता है और वह आर्थिक बोझ अब घटकर चौथाई बनकर के रह जा रहा है। 12-13 लाख में भारत सरकार काम चला लेगी। तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है, एक सौतेला व्यवहार का मैसेज जा रहा है। भारत सरकार के तमाम आर्मी के ऑफिसर, मंत्री और अलग अलग सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के समर्थक जो उनके बुद्धिजीवी हैं, वो भले वो तमाम तर्क दें, लाख बातें कहें, लेकिन ये मैसेज जो है क्लियर कट यही है कि अब सेना की जो नौकरी होगी वह केवल 4 साल की होगी और बाकी क्षेत्रों में लोग 30 से लेकर 40 साल नौकरी करेंगे। वो उन्हें देश के लिए जान भी नहीं देना पड़ता और उन्हें अच्छा पगार भी मिलता है, उनकी सेवा शर्तें भी बिल्कुल इंटैक्ट है। तो हम ये कहना चाहेंगे, एक अर्थशास्त्री होने के नाते भारत सरकार को ये सुझाव देना चाहेंगे कि आप यदि सेना पर ज्यादा बढ़े खर्चे का हवाला देकर अगर अल्पकालीन सेना की नियुक्तियां कर रहे हैं तो आप देश के सभी विभाग के, सभी महकमों के, सभी लोगों के लिए केवल 3 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी की नीति लेकर के आइए और उसके बाद रिव्यू करके उन्हें एक तरह से उनको एक्सटेंशन दीजिए। उसमें उत्पादकता का ध्यान रखिए, उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी ऑडिट का ध्यान रखिए और अपने कॉस्ट और आउटपुट के बैलेंस को आप ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के करों से इकट्ठा किया गया पैसे की यह बर्बादी है कि वह जनसेवक, वह पब्लिक सर्वेंट
जो 60 साल तक इस सरकार का दामाद बनकर रहता है, वो आईएस लॉबी जो इस देश में पर्दे के पीछे से असल में हुकूमत करती है, आज उस लॉबी ने मिल करके सेना के बड़े अफसरों के साथ जवानों की नियुक्ति की सीमा 4 साल के करके कहीं न कहीं देश के उन लाखों नौजवानों के सपनों पर कुठाराघात किया है। तो हम यही अपील करेंगे कि भारत सरकार वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वन नेशन वन लेबर पॉलिसी लेकर के आए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल सेक्टर, चाहे वो आरक्षण की नीति हो, सेवा शर्तें हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात हो, सबके लिए एक बराबर रोजगार नीति और श्रम नीति लेकर के आए। चाहे वो हमारा सेना ही क्यों ना हो, और चाहे हमारा आईएस लॉबी जो एक बेहद सशक्त और मजबूत लॉबी है वह भी क्यों ना हो, और तब जो है एक बराबर मैसेज जाएगा। हम पॉलिटिकल रिजीम में जानते हैं कि हर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को हर अगले 5 साल में चुनाव की परीक्षा देनी पड़ती है। तो हम कहीं ना कहीं नौकरियों में भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अगर 3 साल की नियुक्ति की समय सीमा करते हैं तो इस देश के इकोनॉमी पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और देश में एक समतामूलक समाज बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। यहां तक कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद की जो समय सीमा है वो 4 साल है, और जैसे ही राष्ट्रपति बदलता है तो अपने जितने वो स्टाफ हैं, उनके जितने सपोर्ट स्टाफ हैं वह भी बदल जाते हैं। लेकिन भारत में पॉलिटिकल निजाम बदलता है, प्रशासनिक निजाम नहीं बदलता, क्योंकि आईएस लॉबी है ना, और वह लॉबी पॉलिटिकल निजाम के द्वारा केवल ट्रांसफर भले की जाती हो, उसमें गुटवाद को जरूर पनपाया जाता हो कि ये मेरा अपना नौकरशाह है, ये मेरा अपना नौकरशाह नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के उनका वर्चस्व बदस्तूर कायम रहता है। उससे शासन और प्रशासन पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमें इस आर्मी के क्षेत्र में ये जो नई भर्ती की जो स्कीम है वह उसके विरोध में जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में और हमारे देश में एक गलत मैसेज देती है। और उन नौजवानों को जिन्हें सामाजिक न्याय की सबसे बड़े अस्त्र आरक्षण की भी गाज जिन्हें झेलनी पड़ती है, जो नौकरी में पहले से हैं उन पर सामाजिक न्याय और आरक्षण की गाज नहीं पड़ती। जब भी पड़ती है तो हमारे नौजवानों पर पड़ती है, उन प्रतिभाशाली नौजवानों पर पड़ती है जो इतने पढ़ लिख करके आते हैं और आरक्षण की कोठरी में जाकर उनके मन में असंतोष भर जाता है। ठीक उसी तरीके से इस अग्निवीर स्कीम के जरिए हमारे वो लाखों नौजवान जिन्होंने सपने पाले हुए थे कि हम सेना में भर्ती होकर देश के लिए अपने जानों की न्यौछावर करेंगे, जानों की बाजी लगाएंगे, आज उनके सामने केवल 4 साल की वह नौकरी दिखाई दे रही है। सरकारें कितनी भी सफाई दें, हकीकत यह है कि यह एक बड़ा ही गलत मैसेज गया है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अब अपना ये कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।